Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Paradise College. प्यारे बच्चों, हम चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का फर्स्ट ईयर की क्लास का आज लेक्चर नंबर 2 आपके सामने पेश कर रहे हैं। और इससे प्रीवियस लेक्चर में वर्क डन पर हम बात कर चुके हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वर्क को डिफरेंशिएट कर चुके हैं, वर्क के यूनिट के बारे में बात कर चुके हैं और वर्क का मैक्सिमम होना, नेगेटिव होना, जीरो होना, इसकी कंडीशंस पे बात कर चुके हैं। और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन पे बात की थी और उसका ग्राफिकल मेथड इसको डिस्कस किया था। सो आज का हमारा जो लेक्चर है ये भी वर्क डन से मुतल्लिक है, लेकिन इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आइए शुरू करते हैं। ये टाइटल आपको दिखा दिया गया कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और आपको मैंने पहले ही दिन बताया था इस चैप्टर के अंदर हम मैकेनिकल वर्क पर बात कर रहे हैं। ठीक है, सो वेरिएबल फोर्स अगर किसी जगह पे एक्सर्ट करे तो उसकी वजह से होने वाले वर्क को आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, हाउ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज कैलकुलेटेड। तो ये तो आज ये टाइटल है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे वेरिएबल फोर्स को और फिर उस वेरिएबल फोर्स की वजह से होने वाले वर्क पर बात करेंगे। मैं इसको स्लाइड पर एक क्वेश्चन की शक्ल में सबसे पहले आपके सामने रख रहा हूं। व्हाट इज वेरिएबल फोर्स? बेटा वेरिएबल का मतलब है तब्दील होना, वेरी करना। तो ऐसी फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज हो ड्यूरिंग इट्स एक्शन, यानी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, देखें ये दोनों भी तब्दील हो सकती हैं या दोनों में कोई एक चीज अगर चेंज होती रहे ड्यूरिंग इट्स एक्शन, देन द फोर्स इज सेड टू बी वेरिएबल फोर्स। अब हम जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो अगर अप्लाई होने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कुछ भी चेंज होता रहे ड्यूरिंग इट्स एक्शन, तो देन फोर्स इज सेड टू बी वेरिएबल फोर्स। ऐसी फोर्स को हम कहेंगे वेरिएबल फोर्स। यहां पे एक से दो एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं। जैसे रॉकेट मूव करता है अवे फ्रॉम द अर्थ, जैसे जैसे रॉकेट जमीन से ऊपर को जाता जाता है तो हम देखते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। फॉर इंस्टेंस हम ये कहते हैं कि अर्थ को एक सफियर की शक्ल में सपोज कर लें। ठीक है, अर्थ को जब हम एक सफियर की शक्ल में सपोज करते हैं तो आफ्टर दिस हम ये जानते हैं कि जमीन की सरफेस से जैसे जैसे हम टॉप हाइट पे जाते जाएंगे तो जमीन और बॉडी के दरमियान डिस्टेंस चेंज होता जाएगा। ठीक है, जमीन भी एक मैस है और जमीन और ऑब्जेक्ट भी एक मैस है। तो जैसे जैसे एक ऑब्जेक्ट जमीन की सरफेस से ऊपर को जाएगा हम ये देखेंगे कि जमीन के सेंटर के साथ उसका जो डिस्टेंस है वो चेंज होता जाएगा। लाइक दिस आप कहते हैं कि अर्थ का एक सेंटर है और किसी ऑब्जेक्ट को आप जमीन की सरफेस से उठा रहे हैं, तो जैसे ही जमीन की सरफेस से आप एक ऑब्जेक्ट को उठाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि जमीन के सेंटर से उसका डिस्टेंस चेंज होता जाएगा और एक सर्टन हाइट पे वो ऑब्जेक्ट जाएगा और एक वक्त आएगा कि वो ऑब्जेक्ट जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से भी बाहर चला जाएगा। आपने न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होती है जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इंटू m1 m2, दो बॉडीज के मास का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जब कोई रॉकेट या कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन की सतह से ऊपर को जाएगा तो जमीन के सेंटर से उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो जमीन की ग्रेविटी जो है वो मुसलसल डिक्रीज होती जाएगी। ये बात आपने पढ़ी है 9th क्लास के अंदर भी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ठीक है बच्चों,
तो जैसे जैसे ज़मीन के सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होती जाएगी। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक रॉकेट पे एक्ट कर रही है वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक नुक्ता मैं आपको बताता चलूं कि आप ये सोचते होंगे कि हम अपने न्यूमेरिकल्स के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को कांस्टेंट क्यों सपोज कर लेते हैं। तो ये बात मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान बताई थी, 3rd चैप्टर में भी बताया था कि ज़मीन की सरफेस से 1 किलोमीटर तक ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट रहती है। तो हमारी हाइट्स चूंकि 1 किलोमीटर से कम होती हैं आम न्यूमेरिकल्स में, तो वहां पर हम इसको कांस्टेंट ले सकते हैं, लेकिन एक रॉकेट के लिए ये कभी भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, अब मैं ये सारी बात जो आपको दिखाई इसको मैं अब इरेज करने लगा हूं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो हमने बताया कि जब एक रॉकेट ज़मीन के सेंटर से अब अवे जाता है, मूव करता है रॉकेट, तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी करती है। अभी लिखा था यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। सो इन दिस केस वी कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वेरिएबल फोर्स। दूसरी भी एक एग्जांपल दी है, ये भी आप अपने घर पे तजर्बा कर सकते हैं। एक बिल्कुल नया हार्ड किस्म का स्प्रिंग लें और उसके दोनों किनारों को अपने हाथ में पकड़ें। आप अब स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर खोलें, बहुत थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि आपके हाथों पर जो तनाव है वो महसूस होगा। अब आप अमाउंट ऑफ स्ट्रेस बढ़ाएं, स्ट्रेच बढ़ाएं, यानी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर और फिर 3 सेंटीमीटर तक ओपन करें, तो आपको क्या लगेगा कि आपके हाथों पर तनाव की फोर्स जो है वो बढ़ती जा रही है और आपको स्प्रिंग खोलने के लिए लगाने वाली फोर्स भी बढ़ानी पड़ रही है। सो जो फोर्स हम लगा रहे थे स्प्रिंग को खोलने के लिए वो भी कांस्टेंट नहीं थी, बल्कि आपने उसको मुसलसल इंक्रीज करना पड़ा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तक तो बड़ी आसानी से खुल गया, लेकिन मजीद खोलने के लिए फोर्स को इंक्रीज करना पड़ा और उसके बाद मजीद ओपन करने के लिए मजीद फोर्स को इंक्रीज करना पड़ा। तो आपने देखा कि फोर्स चेंज हो रही है, तो ये फोर्स वेरिएबल है। इसी तरह फोर्स डायरेक्शन के चेंज होने से भी वेरिएबल कंसीडर की जा सकती है। जैसे आप कहते हैं कि एक फोर्स पहले 45 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रही थी और बाद में उसका एंगल अगर 50 डिग्री हो जाता है, चाहे उसकी मैग्नीट्यूड चेंज ना हो तब भी वो फोर्स वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है, और उसके इफेक्टिव कंपोनेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें वेरिएबल फोर्स और उससे मुतल्लिक जस्ट एग्जांपल्स बताई गई हैं बच्चों। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम कहते हैं कि फर्ज करें कि एक पार्टिकल जो मूव करता है एक्स वाई प्लेन में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अब ये ए और बी प्लेन के ऊपर पाए जाने वाले दो पॉइंट्स हैं। आप जमीन को एक प्लेन ले सकते हैं, आप एक टेबल की सरफेस को प्लेन ले सकते हैं, कोई भी प्लेन सपोज कर सकते हैं। जैसे मेरे सामने एक स्क्रीन है तो मैं कह सकता हूं कि स्क्रीन एक प्लेन है। जिस तरह क्लास में व्हाइट बोर्ड पर हम बताते हैं तो बोर्ड को एक प्लेन ले लेते हैं। आप कागज के ऊपर एक जो प्लेन सरफेस है उसको सपोज कर सकते हैं। तो एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, लेकिन जाहिर है खुद से तो नहीं मूव करेगा, उसको मूव कराया एक फोर्स ने, लेकिन वो फोर्स कांस्टेंट नहीं थी बल्कि वेरिएबल थी। अब इसकी डायग्राम आपको एनिमेशन के साथ बताई जाएगी, आइए चेक करते हैं। ये आपको एक कर्व पाथ नजर आ रहा है। ये पाथ कैसा भी हो सकता है, हमें यहाँ पाथ से गर्ज नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता था। बस इतना है कि इस एक पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने वाली जो फोर्स थी वो वेरी कर रही थी, वो चेंज हो रही थी। सो अब हम किस तरह से वर्क का फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कल वाले लेक्चर में आपको ये बताया गया था कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। लेकिन ये फार्मूला तो सिर्फ तब अप्लाई हो सकता है जब तक फोर्स कांस्टेंट हो, लेकिन यहां पर तो मुसलसल फोर्स चेंज हो रही है जो बॉडी को ए से बी तक लेके गई या जो पार्टिकल को ए से बी तक लेके गई। तो अब हम करें क्या,
हम किस तरह से उस पर वर्क डन वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक टेक्निक की ज़रूरत है। आप उस टेक्निक से बड़ी आसानी से वाकिफ़ हो जाएंगे। तो हम सपोज कर सकते हैं कि हमारा ये जो टोटल पाथ है, ये पाथ छोटे छोटे टुकड़ों से, छोटे छोटे पैचेस से मिलके बना है। ये आपको छोटे छोटे पैचेस दिखाए जा रहे हैं और एरो का साइन बता रहा है कि पैच की लेंथ किस तरफ है। तो हमारा ये जो इतना बड़ा पाथ था, ये बेशुमार छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड हो गया। आप कहेंगे बेशुमार किस तरह, ये तो चंद पैचेस हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। तो बच्चों, ये पैचेस की लेंथ इतनी स्मॉल हमने लेनी है कि हर पैच तक फोर्स को कांस्टेंट सपोज किया जा सके। ठीक है, मैं इसकी एक मिसाल आपको आम जिंदगी में देता हूँ कि हम अक्सर यही सुनते हैं कि हमारे मुल्क में चीज़ों के रेट हमेशा बढ़ते रहते हैं, कम तो शायद कभी नहीं हुए लेकिन बढ़ते ज़रूर हैं। हाँ, तो आप अगर ये कहें कि चीनी का रेट आज पाकिस्तान में 83 रुपीज़ पर केजी है, तो ये कभी भी एक जितना नहीं रहा। लेकिन अगर एक महीने तक हम बात करें तो हमें ऐसे लगेगा जैसे एक महीने तक चीनी का रेट जो है वो कांस्टेंट रहा, उसके बाद चेंज हो गया। तो गो के चीनी का रेट कांस्टेंट नहीं था, लेकिन 1 मंथ के टाइम इंटरवल में हमने उस रेट को कांस्टेंट मान सकते हैं क्योंकि एक मंथ में वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह और भी बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि वेरिएबल फैक्टर भी छोटे छोटे कांस्टेंट फैक्टर्स में डिवाइड हो सकता है। इसी तरह आप कहेंगे कि ये टोटल पाथ के दौरान लगने वाली फोर्स तो वेरिएबल थी, लेकिन इस पाथ के छोटे छोटे पैचेस बना लिए। अब इन पैचेस को मैं यहां दिखाता हूं। जैसे ये पहला पैच है डेल्टा D1, दूसरा पैच, और इस पैच के दौरान लगने वाली फोर्स का नाम हमने रख लिया F1। तो F1 वो फोर्स है जो इस स्मॉल पैच तक सपोज करेंगे कि ये कांस्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट पैच शुरू होगा जिसकी लेंथ है डेल्टा D2। तो इस पूरे पैच तक जो फोर्स है उसका नाम हमने रख दिया F2। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा D1 पैच तक जो फोर्स है उसका नाम F1 है, और ये F1 फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन हमेशा कांस्टेंट नहीं है बल्कि इस स्मॉल लेंथ तक कांस्टेंट है। जी, बिल्कुल ऐसा सपोज किया जा सकता है। इसी तरह जो F2 फोर्स है, ये ओवरऑल तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इस स्मॉल पैच तक इसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। और ये पैचेस मैंने पहले बताया ये इंतहाई स्मॉल हैं। ठीक है, और ये इनके एंगल्स भी दिए हैं। F1 फोर्स θ1 एंगल पे लग रही है, F2 फोर्स θ2 एंगल बनाते हुए लग रही है। सारी फोर्सेस को नहीं दिखाने की जरूरत थी, जस्ट बताना था डायग्राम में। तो हमारे पैचेस बन गए। अब जरा इसको टेक्सचर में देखिएगा। जब हम इसे टेक्सचर में देखते हैं तो क्या लिखा, द पाथ हैज बीन डिवाइडेड इनटू, स्मॉल n कहते हैं नंबर को, n नंबर ऑफ शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। और उन डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यू क्या है, डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 अप टू सो ऑन डेल्टा Dn। आप गौर से देखिए तो हमने डिस्प्लेसमेंट के लेटर्स को बोल्ड किया हुआ है, यही वेक्टर का सिंबल होता है, आप इससे जानते हैं। एंड F1 F2 अप टू सो ऑन Fn, ये देखें फोर्सेस को भी हमने बोल्ड किया है, आर द फोर्सेस एक्टिंग ड्यूरिंग दीज इंटरवल्स। यानी इन इंटरवल्स के दौरान जो फोर्सेस हैं वो ये वाली लग रही हैं रिस्पेक्टिवली, बिल तरतीब। यानी F1 is the force acting for the small displacement delta D1. Similarly, we can suppose that F2 is the force acting along delta D2 displacement and so on. तो हमारे पास n नंबर ऑफ फोर्सेस आ गई। ये हमने इसको मैथमेटिकली करने के लिए खुद से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ना तो हमारे पास कोई परफेक्ट वैल्यू है पैच की। पैच इतना छोटा सपोज करें, ये बात यहाँ पे लिखी है, ड्यूरिंग ईच स्मॉल इंटरवल द फोर्स इज सपोज टू बी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, so the work done for the first interval can be written as। तो पहले पैच के दौरान जो वर्क है वो स्मॉल वर्क को हम लिखेंगे डेल्टा W1। अब हम वर्क डन मैकेनिकल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं।
तो पहले इंटरवल के लिए फोर्स क्या थी, F1, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, डेल्टा D1। ठीक है बच्चों, तो आपने डॉट को ओपन करेंगे तो आएगा F1 cos थीटा 1 एंड इंटू डेल्टा D1। ये वो वर्क है जो फर्स्ट पैच तक आपने किया। उसके बाद सेकंड पैच का वर्क सिमिलरली, जब स्टेप्स एक जैसे हों तो आप सबको बार बार कैलकुलेट ना करें, आप एक ही तरह से बता सकते हैं। तो सेकंड स्टेप का वर्क फिर क्या होगा, या सेकंड इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट का वर्क क्या होगा, तो ये डॉट प्रोडक्ट होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D2। ठीक है बच्चों, तो इस डॉट को ओपन करेंगे तो F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2 आएगा। आप जानते हैं कि डॉट को ओपन करें तो cos थीटा आता है। इसी तरह एंड सो ऑन, इसका मतलब है लास्ट पैच का जो वर्क होगा वो आपके पास किस तरह आएगा, बाय। इसका मतलब है इसी तरह तमाम पैचेस के वर्क्स को हम लेंगे और इनको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं यहाँ पे एक बात आपके सामने और एक टेक्स्ट की शक्ल में रख देता हूँ। और वो ये है, द नेट वर्क डन will be equal to sum of works तो ये जो नेट वर्क डन है ये तमाम वर्क्स का सम होगा। जी बच्चों, अब आपके सामने मैं इस स्लाइड को नेक्स्ट पे लेके जा रहा हूँ। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लेके जा रहा हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में हम एक ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पे बात करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफ पर फोकस मैं बाद में कराऊंगा। इससे पहले हम अपनी उस बात को मुकम्मल करने लगे हैं कि हमने क्या लिखा था अभी, कि टोटल वर्क डन तमाम वर्क्स का सम है। ठीक है, तो पहले पैच का वर्क प्लस सेकंड पैच के अलॉन्ग वर्क प्लस थर्ड पैच का वर्क एंड सो ऑन, और nth पैच का वर्क, इन तमाम वर्क्स को आप लीनियरली सम करेंगे तो यू विल गेट द टोटल वर्क डन, एंड दिस इज द वर्क विच इज डन बाय द वेरिएबल फोर्स। तो हमने इसके तमाम पैचेस के अलोंग होने वाले वर्क्स का सम ले लिया, और हर पैच इतना छोटा था कि हर पैच तक जो फोर्स थी उसको हमने कांस्टेंट सपोज किया हुआ है। ये बातें आपने अब ये याद भी रखनी है। तो डेल्टा W1 की वैल्यू आपके सामने है, हमने जो पीछे निकाली थी उसको पुट किया, डेल्टा W2, इस तरह तमाम पैचेस के वर्क्स को सम अप कर दिया। अब इस वैल्यू को देखें तो आप में को एक सीक्वेंस नजर आएगा, 1 1 1 2 2 2 एंड इसी तरह ऑल टर्म्स। तो हम किस तरह से लिखेंगे, तो हम इतनी बड़ी एक्सपेंडेड फॉर्म को बच्चों अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम मैथमेटिकली एक सीक्वेंस को यूज कर सकते हैं। जरा गौर से देखिए, वो सीक्वेंस ये है, मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया है। ये जो कैपिटल सिग्मा है इसका मतलब है सम ऑफ वैल्यूज। अब आप अपने इस एक्सप्रेशन की पहली टर्म को ही देख लें, तो हमने लिखा एफ आई कॉज थीटा आई इंटू डेल्टा डी आई, और आई कहाँ है, क्या है, 1 से लेकर n तक, आई 1 से लेकर n तक है। ठीक है बच्चों, और n कैपिटल यूज कर सकते थे आप, के नंबर ऑफ टर्म्स के लिए स्मॉल n और लास्ट टर्म के लिए कैपिटल N यू कैन यूज। एनीवे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो आई को जब 1 पुट करेंगे तो ये पहली टर्म आएगी, सिग्मा का मतलब है प्लस। जब आई को 2 पुट करेंगे तो ये F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2, ये सेकंड टर्म आएगी। जब 3 को पुट करेंगे तो थर्ड आएगी, और इसी तरह जब
n पुट करेंगे तो nth टर्म आएगी, ठीक है। तो इतनी बड़ी एक्सपेंडेड फॉर्म को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि i इक्वल है 1 से लेकर n तक, और ये कैपिटल N आप बेहतर है कि इसको यूज करें। तो ये आपके पास टोटल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला आपके पास मौजूद है। इसके बाद अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है कि ग्राफिकली इसको किस तरह बताएं। तो बच्चों ग्राफिकली इसको देखते हैं। तो लास्ट टाइम आपको बताया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जो है वो एफ कॉज थीटा और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बनता है, और एफ कॉज थीटा को आप लेते हैं वाई एक्सिस के अलोंग, और डिस्प्लेसमेंट चूंकि फिक्स कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, तो इसको लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। तो जाहिर है किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस कराने के लिए जो फोर्स है वो डिपेंड करती है हमेशा, क्योंकि जाहिर है डिफरेंट कंडीशंस पे फोर्स की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। लिहाजा फोर्स जो है वो यहाँ पर डिपेंडेंट वैल्यू है, जबकि डिस्प्लेसमेंट को हमने फिक्स किया हुआ है, दिस इज इंडिपेंडेंट वैल्यू। आइए अब इस ग्राफ को मैं आपके सामने ब्रेक करके रखता हूँ। जरा इस ग्राफ पर आपने जस्ट फोकस करना होगा। ये ग्राफ किस तरह से आपको दिखाया गया, देखिए ये ग्राफ आपके सामने बनेगा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान, और फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव कंपोनेंट है, आप जानते हैं एफ कॉज थीटा। डियर स्टूडेंट ये ग्राफ आपको एक कर्व की शक्ल में दिखाई दे रहा है। आपकी बुक में भी ये कर्व बना हुआ है। कर्व दरअसल हमें क्या बता रहा है, देखें कर्व हमें ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रहा है मुसलसल। ये बात तो ठीक है कि बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेकिन इस दौरान जो लगने वाली फोर्स है यानी उसका एफ कॉज थीटा वाला कंपोनेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, बल्कि इसमें उतार चढ़ाव का मतलब है कि ये फोर्स बढ़ रही है कम हो रही है, मींस कि ये वेरिएबल है। अगर ये स्ट्रेट लाइन आती जैसे कि कल वाले लेक्चर में आई थी तो आप कहते कि फोर्स कांस्टेंट है। लिहाजा जब वेरिएबल फोर्स होगी तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कभी भी कर्व नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, बल्कि वो एक कर्व की शक्ल में आएगा। और कर्व की ओरिएंटेशन कैसी होती है, हो सकती है, ये तो डिपेंड करेगी फोर्स के वेरिएबल होने पर। बहरहाल ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये कर्व में आएगा, और कर्व किसी भी शक्ल में हो सकता है। यहां हम कर्व की टाइप को स्टडी नहीं कर रहे, जनरली बताएंगे आपको कि ये कर्व आएगा। जरा इस ग्राफ को गौर से देखिएगा। मैं इस ग्राफ का एरिया की बात करता हूं तो आप देखते हैं कि ये अगर टॉप पॉइंट से या पहले पॉइंट से एंड पॉइंट के दरमियान हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो हम अपने ग्राफ के अंदर आने वाले एरिया की बात कर रहे हैं। इस एरिया की शेप कोई रेगुलर शेप नहीं होनी थी, ठीक है। यानी आप अगर इसको गौर से देखें तो इसके अंदर जो ऑक्युपाइड जगह है ये कोई रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप तो नहीं है, लेकिन हम सपोज कर सकते हैं कि यही एरिया नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स से मिलके बना है। देखें हमने क्या किया कि अपने डिस्प्लेसमेंट को, जरा अपने एक्सप्लेनेशन को दोबारा रिकॉल करें। हमने अपने टोटल डिस्प्लेसमेंट को जो बॉडी ने ट्रेवल किया यहां से यहां तक, उसके छोटे छोटे पैचेस बनाए हैं। जैसे किसी एक पैच को मैंने दिखा दिया डेल्टा डी आई, और आई 1 से n तक कुछ भी हो सकता है। तो इस दौरान ये देखें ये छोटा सा पैच है, और इस पैच के दौरान जो लगने वाली फोर्स है उसकी वैल्यू है एफ आई कॉज थीटा आई। तो अब आपके सामने ग्राफ पर बात करने लगे हैं। तो बच्चों ग्राफिकली हमने कहा कि एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे एफ कॉज थीटा और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। द ग्राफ इज इरेगुलर शेप, आपने देखा ये शेप कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है। तो वैल्यू ऑफ एफ कॉस थीटा एट द स्टार्ट ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए जो फोर्स के एफ कॉस थीटा की वैल्यू है ये डिफरेंट आएगी। जैसे ये पहला पैच है इसकी लेंथ, दूसरा पैच है उसकी लेंथ, ये तीसरा पैच है उसकी लेंथ, ये कोई आयत पाथ है पैच है उसकी लेंथ, और इसी तरह ये लास्ट पैच उसकी लेंथ, ठीक है। तो हमारा टोटल पाथ छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड हो गया। तो टू फाइंड, अब इस चीज को मैं यहाँ पे आपके सामने अलग से भी शो कर देता हूँ, आपने प्लीज गौर करना है, फोकस करना है। मैं कह सकता हूँ कि ये जो पहला पैच है इसकी लेंथ इक्वल है
डेल्टा D1 के। तो ये डेल्टा D1 इस पहले पैच की लेंथ है। इसी तरह ये सेकंड पैच है, इसकी लेंथ को मैं कह सकता हूं ये लेंथ थी डेल्टा D2। इसी तरह ये थर्ड पैच है, इसकी लेंथ, और ये लास्ट पैच है, इसकी लेंथ को हम कह सकते हैं दैट इज डेल्टा DN। यहाँ पे मैं N कैपिटल ही यूज करूंगा, ठीक है। तो आप देखें बेटा, इस पहले पैच की लेंथ के दौरान, इधर देखिए, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये आपको बता रही हैं कि वर्टिकली जाहिर है फोर्स है, तो पहले पैच के दौरान जो लगने वाली फोर्स है इसका नाम मैं रख सकता हूं F1, और इसका इफेक्टिव कंपोनेंट क्या कौन सा होगा, F1 cos θ1। उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे। इसी तरह सेकंड पैच के दौरान जो लगने वाली फोर्स होगी उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा F2 इंटू cos θ2। इसी तरह हम nth पैच की अगर बात करेंगे तो ये F2 cos θ2। तो जब nth पैच आएगा जिसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा DN था, तो इस दौरान जो लगने वाली फोर्स है उसका नाम होगा, इफेक्टिव कंपोनेंट का नाम होगा Fn cos θn। होपफुली आप इस बात को अंडरस्टैंड बच्चों कर रहे हैं। तो हमारा, तो ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हुई कि हमारे डिस्प्लेसमेंट्स इतने छोटे छोटे हो गए कि हर पैच तक लगने वाली फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट डिफरेंट आया। तो हमने दरमियान में से कोई एक पैच लिया जिसकी लेंथ है डेल्टा DI, और इस दौरान लगने वाली फोर्स है Fi cos θi। इसका मतलब है अगर हम इस स्ट्रिप का एरिया लें तो ये एरिया बेसिकली एक रेक्टेंगुलर एरिया आ रहा है। तो इस रेक्टेंगुलर एरिया की वैल्यू आप जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो अब जरा गौर कीजिएगा, टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, अगर हम इस सारे कर्व का एरिया फाइंड करना चाहते हैं, वी डिलीवर इट इनटू लार्ज नंबर ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स। तो हम ये कहेंगे हमारा ये सारा एरिया नंबर ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स का मजमूआ है। जैसे ये पहली वर्टिकल स्ट्रिप, ये दूसरी, ये तीसरी, ये दरमियान वाली जिसको हमने लिया हुआ है, और इसी तरह ये लास्ट वाली, ठीक है। इसका मतलब है कि टोटल एरिया बेसिकली तमाम वर्टिकल स्ट्रिप्स के एरियाज का सम होगा। ईच स्ट्रिप, हर स्ट्रिप एक थिन, एक पतली सी रेक्टेंगुलर शेप की होगी, और लेंथ ऑफ दीज रेक्टेंगल्स इज, हर रेक्टेंगल के लिए जो लेंथ है वो होगी F cos थीटा, और उसकी विड्थ होगी डेल्टा D। जैसे पहले पैच के लिए या पहली स्ट्रिप के लिए विड्थ कितनी है, डेल्टा D1, और फोर्स कितनी है, F1 cos θ1। इसी तरह सेकंड के लिए जो रेक्टेंगल के लिए जो विड्थ है वो डेल्टा D2, और जो लेंथ है वो F2 cos θ2। इसी तरह nth तक ये बात आपके सामने उम्मीद है कि क्लियर हो गई। अब डियर स्टूडेंट्स, सो एरिया ऑफ द स्ट्रिप, हर स्ट्रिप का एरिया बेसिकली एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं लंबाई जरब चौड़ाई, यानी लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट है। तो ये तो एक स्ट्रिप का एरिया है, तो फिर तमाम स्ट्रिप्स का एरिया क्या होगा, यानी टोटल एरिया क्या होगा। टू गेट ए मोर एक्यूरेट रिजल्ट we divide the displacement from A to B into very large number of equal intervals। ये वही बात है जो हमने स्टार्ट में की थी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट एक्यूरेट आए तो फिर हमारा इन स्टेप्स इतने छोटे छोटे होने चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है, हर पैच के डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये अप्रोचेस टू जीरो हो, इक्वल टू जीरो नहीं, अप्रोचेस टू जीरो, इंतहाई समाल। और जब इंतहाई समाल होगी तो पैचेस की तादाद अप्रोच कर जाएगी इन्फिनिटी, यानी यहां तो 10 12 15 पैच आपको नजर आ रहे हैं ना। तो ये जब पैच की विड्थ बहुत छोटी होगी, बहुत बारीक पैचेस होंगे, तो फिर इनकी तादाद इन्फिनिटी हो जाएगी, और फिर हर पैच आपको
एक परफेक्ट रेक्टेंगल की तरह नजर आएगा। यहां आप देख रहे हैं रेक्टेंगल परफेक्ट नहीं है, इस लेंथ और इस विड्थ की ये वैल्यू और ये सामने वाली वैल्यू में, ऊपर वाली में आपको एक कर्व नजर आ रहा है, लेकिन जब ये इंतहाई छोटे साइज की होगी तो फिर ये तकरीबन रेक्टेंगल ही बन जाएगी। इसी तरह वर्टिकली देखें तो इस लाइन और इस लाइन की लेंथ में भी आपको फर्क नजर आ रहा है, लेकिन बच्चों जब ये लाइंस बहुत करीब करीब होंगी तो ये फर्क ना होने के बराबर होगा, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे कि वो हर स्ट्रिप जो है वो एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगी। तो अब बड़ा आसान है काम। अब हमने टोटल एरिया फाइंड करना होगा, तो तमाम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स के एरियाज का सम ले लेंगे, जैसे पहली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया, दूसरी का, तीसरी का, एंड सो ऑन। बच्चों अब इन एरियाज को हम सम करते हैं। तो पहली स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? जाहिर है आपके सामने अभी बताया था, लेंथ इनटू विड्थ। दूसरी का क्या होगा? लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ पहली की क्या थी? f1 cos थीटा 1, और विड्थ क्या थी? डेल्टा d1। सेकंड के लिए लेंथ क्या थी? f2 cos थीटा 2, और विड्थ क्या थी? तो इसी तरह ये तमाम एरियाज का बच्चों सम आ गया। इसको अगर हम समेशन फॉर्म में लिखें तो ये उसी तरह लिख सकते हैं, आई है 1 से n तक, एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी आई। आप सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अब नेक्स्ट कुछ बातें आपके सामने पेश कर सकें। मैं ये जो खुद से की हुई ड्राइंग है इसको अब मैं इरेज करने लगा हूँ, ये बातें आपको बताना मकसद थी, तो इसको मैं इरेज करने के बाद आपके साथ कुछ डिस्कस करता हूँ। बच्चों इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर कीजिए। कौन से दो रिजल्ट्स? टोटल वर्क डन का रिजल्ट और टोटल फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के एरिया का का रिजल्ट। इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो आपको क्या नजर आ रहा है कि भाई राइट हैंड साइड सेम आ रही है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि दरअसल वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स बराबर है एरिया अंडर द कर्व बिटवीन एफ कॉस थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज के लेक्चर में भी हमने यही सीखा कि फोर्स चाहे वेरिएबल हो, आप वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के एरिया से कर सकते हैं। कल वाले लेक्चर और आज वाले लेक्चर में ग्राफ का फर्क क्या था? तो कल वाले लेक्चर में चूंकि फोर्स कांस्टेंट थी तो ग्राफ आपके पास एक ही रेक्टेंगल आया था और उस रेक्टेंगल का सीधा सीधा एरिया आपने ले लिया था। यहाँ ग्राफ इर्रेगुलर शेप में आया तो इसमें एक नहीं बल्कि लातादाद रेक्टेंगल्स बन गई, और उन रेक्टेंगल्स के एरियाज को जमा किया तो टोटल एरिया आ गया, और यही टोटल एरिया टोटल वर्क डन के बराबर आया। देखें इस रिजल्ट को देखें, तो ये रिजल्ट और वर्क का रिजल्ट दोनों बराबर हैं। उम्मीद है कि बात आप समझ गए होंगे। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि फोर्स चाहे वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, आपने ग्राफिकली अगर उसका एरिया कैलकुलेट कर लिया तो वही एरिया वर्क डन के इक्वल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर था, इसका इस्तेमाल भी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। यही बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों ये लेक्चर आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। इन दोनों लेक्चर्स में जितने पॉइंट्स हैं उनको आप अच्छी तरह अपने माइंड में बिठा लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करें पेपर पेंसिल के साथ, क्योंकि यही बातें आपको डिफरेंट एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी। कल का हमारा लेक्चर भी रेलिवेंट एक्सरसाइज का होगा, क्योंकि हम जो जूम पे लेक्चर देंगे उसमें एक्सरसाइज को हम साथ साथ ही कराएंगे, ताकि जो बातें आप पढ़ रहे हैं उनको अप्लाई भी करना सीखें एक्सरसाइज के अंदर। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।